नमस्कार दोस्तों। आज 26 जुलाई है और हम 26 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? जी इन्हें गोल्डन बॉय कहा जाता है। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि अमेरिका में हो रहा है, उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट दोस्तों, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रजत पदक जीता है। जी हाँ, 19 साल बाद भारत का इसमें कोई पदक आया है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में। इससे पहले बात करें तो 19 साल पहले भारत की अंजू बाबी जॉर्ज ने किस खेल में लॉन्ग जंप में, जी हाँ, लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था? किस सन में? 2003 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में अंजू बाबी जॉर्ज एकमात्र खिलाड़ी हैं जो कि कांस्य पदक जीती थी लॉन्ग जंप में। लेकिन 2022 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। जी हाँ, तो ये देखिए, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 19 साल बाद कोई पदक भारत ने जीता है। इससे पहले अंजू बाबी जॉर्ज ने 2003 में एकमात्र रजत पदक जीता था। जी हाँ, इसको काट लीजिएगा, रजत की जगह कांस्य कर लीजिएगा, ब्रॉन्ज मेडल। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की अगर बात करें दोस्तों, तो ये अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका के यूगेन शहर में हो रहा है। और 2022 जो है ये इसका 18वां एडिशन है। अगर विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मोनाको में है। इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो ये है सेबेस्टियन को, यूनाइटेड किंगडम के, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 18 जुलाई 1912 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के तानगिरी में किस समुदाय को आदिवासी दर्जा देने पर विचार कर रही है? जी हाँ दोस्तों, अभी आदिवासी दर्जा दिया नहीं है लेकिन आदिवासी दर्जा देने पर विचार कर रही है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी विचार कर रही है। अगर विचार हो जाएगा तो इस पर हम और भी ज़्यादा लेके आएंगे। हट्टी समुदाय, चेरो समुदाय, बैगा समुदाय या भूइयाँ समुदाय। अगर हम बाकी समुदाय की बात करें तो बाकियों को दर्जा मिल गया है, लेकिन इसमें जो एक समुदाय है जिसका नाम है हट्टी समुदाय, जी हाँ, ये जो हट्टी समुदाय है अभी इनको ये दर्जा नहीं मिला है, इसको देने पर सरकार विचार कर रही है। हट्टी समुदाय से जुड़े हुए कुछ फैक्ट को देखते हैं। तो ये है, कस्बों में हाट नामक छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फल, मांस, अनाज बेचने के कारण इनको यह नाम दे दिया गया, हट्टी नाम दे दिया गया। हट्टी समुदाय में पुरुष आमतौर पर क्या होता है, एक सफ़ेद टोपी पहनते हैं, वो भी विशेष मौक़ों पर। हट्टी समुदाय में कठोर जाति व्यवस्था खुम्बली नामक पारंपरिक परिषद द्वारा होती है। ये खुम्बली याद रखिएगा, जो हरियाणा में खाप पंचायत की तरह है। जिस तरीके से हरियाणा में खाप पंचायत चलती है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से इसमें खुम्बली नामक परंपरा चलती है। ये क्या होती है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया, लेकिन वहाँ पे खुम्बली राज जो है, वो खुम्बली व्यवस्था जो है वो काफ़ी मजबूत है पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के बावजूद। अगर जनजातियों की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे अब तक 750 से अधिक जनजाति जो है वो सामने आए हैं, और सबसे अधिक संख्या जनजातियों की जो है वो उड़ीसा राज्य में है। इससे ज़्यादा और बात करेंगे जब इसको मान्यता मिल जाएगा तब। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आपको जवाब देना है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस समय मनाया जाता है। 21 जुलाई को, 22 जुलाई को, 23 जुलाई को या 24 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी। इसी दिन दोस्तों सन 1927 में आईबीसी यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन, जी हाँ, कौन सा स्टेशन तो याद रखना है, बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। आज ही के दिन यानी कि 23 जुलाई के
दिन ही, इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। जी हाँ, ये देखिए 23 जुलाई 1927 को IBC यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था, इसीलिए 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसका नाम बदलकर 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया जाता है और 1957 में पुनः इसको आकाशवाणी कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस पर्वतमाला के वन भूमि के लिए, ये हो जाएगा हरित संरक्षण का विस्तार किया है? तो ये जो पर्वतमाला है आपको बताना है कौन सी पर्वतमाला है, अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा है या विंध्याचल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरावली, ऑप्शन नंबर ए। अरावली पर्वतमाला में जो है 30,000 हेक्टेयर भूमि को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसे संरक्षित किया जाए। क्यों किया जाए, किस धारा के अंतर्गत किया जाए, आइए देखते हैं। PLPA 4 के तहत, PLPA 4 के तहत यानी कि पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन अमेंडमेंट के तहत जो है इसे देना चाहिए। आइए देखते हैं क्या है PLPA 4। जी हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या लिया गया है कि हरियाणा में अरावली और शिवालिक में लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि मानी जाएगी, किसकी, अरावली पर्वत की। PLPA क्या है, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन अमेंडमेंट यानी पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी आदेशों के अंतर्गत आने वाली भूमि 1980 वन संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण की हकदार होगी। जी हाँ, धारा 4 के तहत आने वाली भूमि में केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई व्यावसायिक गतिविधि या गैर वन उपयोग नहीं किया जाएगा। जब तक केंद्र सरकार आदेश नहीं देता है तो PLPA 4 के तहत आने वाली भूमि में किसी भी प्रकार की कोई भी जो वन से संबंधित नहीं है गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। कुछ और फैक्ट इसके बारे में देखिए। PLPA की धारा 4 राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में वनों की कटाई, जी हाँ, वनों की कटाई जिससे मिट्टी का क्या होता है, क्षरण होता है, को रोकने के लिए एक प्रतिबंधात्मक प्रावधान है। हम बात करें तो PLPA 4 क्या है, PLPA की धारा 4 क्या है, तो ये ऐसे वनों की कटाई को आदेश नहीं देता जिसकी कटाई से मिट्टी का क्षरण हो तो उसको क्या करता है, एक प्रतिबंधात्मक प्रावधान बनाता है। यदि राज्य सरकार को लगता है कि वनों के क्षेत्र की कटाई से मिट्टी का क्षरण होने की संभावना है तो धारा 4 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ, कुछ और फैक्ट हैं, इनको भी देखते हैं। अरावली के बारे में अगर थोड़ी बात कर लें तो अरावली जो है वो गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक ये फैला हुआ है। दोस्तों इसकी जो कुल लंबाई है वो 720 किलोमीटर तक है। अरावली रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। तो आपको याद रखना है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर 1722 मीटर। अरावली पर्वत की बात किया जाए तो ये इस तरीके से है कि ये गंगा नदी और जो राजस्थान का थार मरुस्थल है इन दोनों को क्या होता है, एक दूसरे से अलग करता है। गंगा का पानी उधर नहीं आ पाता और मतलब ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड का काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना के वित्त पोषण के लिए 9.63 करोड़ डॉलर लगभग 770 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है। ADB ने बेसिकली आपको ये बताना है कि ADB ने स्वच्छता एवं पेयजल के लिए किसे 770 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। गुजरात को दे दिया है, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को या हिमाचल प्रदेश को। सही आंसर इसका क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश को। जी हाँ, HP को यानी कि हिमाचल प्रदेश को 770 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। ADB ने यह माना है कि वहाँ के जो 90% ग्रामीण है जो जहाँ तक पाइप पहुँचाया गया है 90%, देखिए फैक्ट भी देखते हैं। देखिए ADB के अनुसार प्रदेश की 90% से अधिक ग्रामीण आबादी की पेयजल तक पहुंच तो है लेकिन जलपूर्ति ढांचा जो है वो बहुत ही पुराना एवं खस्ता हाल है। यानी कि ग्रामीणों तक पानी तो पहुंच रहा है लेकिन सही ढंग से नहीं पहुंच रहा है। इसके तहत 78 शहरों को जोड़ा जाएगा जिससे 10 जिलों में 3,70,000 निवासियों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। बेसिकली आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ADB ने
किस प्रदेश को स्वच्छता परियोजना के लिए 770 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। किस लिए? स्वच्छता परियोजना, स्वच्छता पेयजल, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीआरडीओ द्वारा निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? अगर इन चारों मिसाइलों की बात की जाए तो ये चारों ही मिसाइलें हैं, चारों सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। अगर इसकी अभी हाल ही में जो परीक्षण किया गया है वो किया गया है VLSRSAM मिसाइल की। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो V से वर्टिकल, L से लॉन्च, S से वर्टिकल लॉन्च सरफेस शार्ट, माफिए वर्टिकल लॉन्च शार्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। जी हाँ, VLSRSAM मीन्स वर्टिकल लॉन्च शार्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। जी हाँ, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बारे में पूरे फैक्ट को देखते हैं हम। जी हाँ, ये है VLSRSAM का फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। जहाँ ये उड़ीसा के बालासोर में डीआरडीओ द्वारा निर्मित किया गया है। इसकी रेंज की बात की जाए तो ये 15 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी कि ये 15 किलो तक इसकी मारक क्षमता है। यह स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो यह नौसेना पर स्थापित किया जाएगा, नौसेना बेड़े पर। यह स्वदेश निर्मित पहला एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ये आपको याद रखना है, स्वदेश निर्मित पहला एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है। इसका परीक्षण जो किया गया वो हेलीकॉप्टर, नौसेना के हेलीकॉप्टर सी किंग 42B पर किया गया। और इससे ज़्यादा कुछ भी जानने लायक नहीं है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, नाम इम्पॉर्टेंट है कि डीआरडीओ द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम तो VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म ने जुलाई में अपना तिमाही सर्वेक्षण जारी किया है। इस सर्वेक्षण में उसने भारत का जीडीपी बताया है। तो फिक्की के अनुसार आपको भारत का जीडीपी बताना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 7% फिक्की ने अपना अनुमान बताया है। 7.2% की बात करें तो इसे एडीबी ने और आरबीआई ने, इन दोनों ने अपना जो इस बार का अनुमान बताया है इस तिमाही का वो 7.2% बताया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये है हाल ही में भारत और जापान के मध्य जीमैक्स नौसेना युद्धाभ्यास किया गया, यह किस सागर में, महासागर में किया गया है? तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगा, भारत और जापान के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास किया गया? तो वो किया गया जीमैक्स। और ये किया कहाँ गया है? अरब सागर में, हिंद महासागर में, जापान सागर में, अंडमान सागर में, ये आपको बताना है। तो ये जो किया गया है दोस्तों, ये किया गया है अंडमान सागर में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सा युद्धाभ्यास? जीपेन। आइए देखते हैं जीमैक्स। आइए देखते हैं भारत और जापान के बीच होने वाले युद्धाभ्यास के बारे में। तो भारत और जापान के बीच समुद्री युद्धाभ्यास जो होता है उसमें एक जीमैक्स है जो भारत और जापान के बीच होता है। अभी हमने पढ़ा कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है अरब सागर में। दूसरा जो होता है वो मालाबार अभ्यास होता है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चार जो है देश वो शामिल होते हैं। मालाबार अभ्यास और जीमैक्स अभ्यास 2, जिसमें जापान शामिल है। ये नौसेना युद्धाभ्यास हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को, 23 जुलाई को, 24 जुलाई को कि 25 जुलाई को? आयकर दिवस किस समय मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 24 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 24 जुलाई को। अभी 23 जुलाई को हमने पढ़ा कौन सा दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो 24 जुलाई 1860 को, ये 50 यहाँ पे, 24 जुलाई 1860 को ब्रिटिश शासन द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी, तो क्या करा 24 जुलाई 1860 को ब्रिटिश शासन द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए जेम्स विल्सन द्वारा भारत पर पहली बार आय के लिए कर लगाया गया। और इस समय कौन सा ये कर मनाया जाता, तो ये 163वां आयकर दिवस मनाया जाएगा। किस दिन, तो 24 जुलाई को। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि आयकर दिवस कब मनाया जाता है, 24 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1860 में ब्रिटिश शासन द्वारा जो है वो एक कर लगाया गया था, उस समय जेम्स विल्सन इसके प्रमुख थे। वो किस लिए लगाया गया था, क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसके दौरान जो हानि हुई थी उसकी भरपाई के लिए लगाया गया था। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।